Yes, sir. It's visible. थैंक यू डॉक्टर अक्षिता। पहले तो इस बात का धन्यवाद द होम्योपैथ का कि उन्होंने इस टॉपिक पे बात छेड़ी। और अभी कोविड के दौरान हम लोग जो इतनी सारी फेजेस देख चुके हैं पिछले 2020 के मार्च से, हमने बहुत लॉकडाउन देखा, हमने ऐसी टर्म पहली पहली बार सुनी जैसे क्वारंटीन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, वो भी सब हमने देखा। हमने पिछले साल भी बहुत सारे लोगों को खोया था, इस साल कुछ ज़्यादा लोगों को खोया। और अभी उसी जैसी सेकंड फेज गई है तो बातें शुरू हो गई हैं कि अब जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों के लिए आएगी। तो ये जो एक टॉपिक है ये आज हमारा चाइल्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और चाइल्ड इम्यूनिटी में भी जो होम्योपैथी का रोल है वो क्या कर सकती है। और हम लोग जो इस सेशन में इंक्लूड करने वाले हैं वो एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा इम्यूनिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग हो गई चाइल्ड इम्यूनिटी की, वेज टू इम्प्रूव चाइल्ड इम्यूनिटी, होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव सीखेंगे, मिथ्स एंड फैक्ट्स को जानेंगे और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं इस सेशन के पहले ही कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो शो है ये फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसी भी टाइप की जो भी मेडिसिन अगर कहीं आपको बता रहे हैं तो किसी भी टाइप से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे मेडिसिन काम करती हैं और किस तरह से इनका होम्योपैथी का आपको सहयोग लेना है अपनी चाइल्ड की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इम्यून सिस्टम और होता क्या है। इम्यून सिस्टम एक टाइप का डिफेंस सिस्टम है। इसको हम एक नॉर्मल वे में समझते हैं। नॉर्मल वे में मतलब जैसे हम लोग अपने एक देश को ले लेते हैं, पूरे देश का एक बॉर्डर है, बॉर्डर पर अपनी एक सिक्योरिटी है, बॉर्डर की सिक्योरिटी के बाद कुछ स्टेट्स हैं उनके अपने बॉर्डर हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी है, फिर बॉर्डर के बाद कुछ सिटीज़ हैं उनके अपने बॉर्डर हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटीज़ हैं, फिर सिटी के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, अपने सिक्योरिटी होते हैं, फिर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर, ऐसे ऐसे करके डेवलपमेंट करके अलग अलग डिफेंस सिस्टम होता है हमारी पूरे एक देश के अंदर। फिर जब हम एक छोटे से सिस्टम की भी बात करते हैं, अगर हम आप बिल्कुल मोहल्ला के स्तर पे आ जाएं तो हमारे मोहल्ला या हमारी सोसाइटी का एक गेट होता है, उस सोसाइटी की गेट बाद पास में एक सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी के बाद भी हमारे घर के दरवाजे जो हैं वो अपने आप में एक सिक्योरिटी है, और हमारे घर के दरवाजों के जो लॉक हैं वो भी एक सिक्योरिटी होती है। तो मैं इसको इसलिए कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे हम लोग लाइव हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल फील्ड्स को नहीं समझ पाएंगे, तो हम इसका एक कंपैरिजन करते रहेंगे कि डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो पैरेलल चलते हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के इम्यून सिस्टम बने हुए हैं, जैसे हमारे देश के लिए डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं। ऐसी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के बाद घर पे, घर के अंदर भी हमारे लॉक्स होते हैं, एक छोटी सी तिजोरी भी होती है जिसका अपना एक अलग लॉक होता है। तो सिक्योरिटी अलग अलग लेवल पे होती है। जब हम अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग मेडिकली इसको तीन रूप में डिवाइड करते हैं: बैरियर इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। धीरे धीरे इन पे बात करते हैं, बैरियर इम्यूनिटी की बात करते हैं। बैरियर इम्यूनिटी वो होती है जैसे डिफेंस सिस्टम में एक सीमा होती है, वो चाहे किसी देश की हो, चाहे किसी राज्य की हो, चाहे किसी शहर की हो। तो अगर हम अपने शरीर में बात करेंगे तो हमारी जो सीमाएं हैं वो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ये डिफाइन करता है कि हमारी एक ये सीमा है जिससे बाहर, हमारे शरीर के बाहर और कुछ नहीं जाएगा। तो बैरियर इम्यूनिटी वो होती हैं जो हमारे बॉडी में किसी भी टाइप से अंदर किसी को भी आने से रोकती हैं। जैसे हमारे देश की जो सीमाएं हैं, अगर कोई आता भी है तो कोई वीज़ा या पासपोर्ट के साथ आता है, या ऐसा ऐसे लोग आते हैं जो हमारे अपने देश के लोग होंगे, वो बहुत इजीली आ जाते हैं। ऐसी हमारी स्किन के अंदर से वही लोग अलाउ होते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या हमारी बॉडी को समझ सकते हैं या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। वरना स्किन को डिफेंड करना या उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर अक्षिता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी Sure, sir. फोन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। तो जो बैरियर इम्यूनिटी है वो एक टाइप का हमारा बॉर्डर दर्शाती है कि जो बॉर्डर है वो क्या है। और हमारे बॉडी में सबसे पहली जो आती है वो स्किन आती है। स्किन के अलावा ऐसे भी जैसे ऑरिफाइसेस, हमारे मुंह के अंदर की बक्कल म्यूकोसा, हमारे ट्रैकिया के अंदर की एपिथेलियम, या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर की एपिथेलियम, ये सब भी बैरियर इम्यूनिटी में ही आती हैं। ये एक ओवरव्यू है, मैं आपको बहुत मेडिकल टर्म्स में नहीं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत एक लंबा चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमें शायद 2 या 3 दिन भी लग जाएं। इन्नेट इम्यूनिटी जो नेक्स्ट टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट
का मीनिंग है न्यू बॉर्न, सिंस बॉर्न। तो इनेट का मतलब है कि जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है। जैसे अगर आप किसी भी देश में अगर कोई नया स्टेट बनता है, तो जिस दिन वो नया स्टेट बनता है उसके लिए एक अलग गाइडलाइन डिफाइन कर दी जाती है, अलग से एक सिक्योरिटी दी जाती है, अलग से उसके बॉर्डर डिफाइन करे जाते हैं, अलग से उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। ऐसी कुछ ऐसी इम्यूनिटी हैं जो हमारे पास बॉर्न होकर के आती हैं, जब बच्चा होता है उसी के साथ ही इम्यूनिटी आती हैं। और कोई डाउट नहीं कि इनेट इम्यूनिटी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मदर होती है, और मदर फीड इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसी एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें भी मदर का फीड बहुत ज़रूरी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो उसको उसके पेरेंट्स से मिली है, या ऐसी इम्यूनिटी जिसके लिए वो पहले से ही तैयार हैं। जैसे अगर हम किसी देश की जब या राज्य की बात करेंगे, तो उसकी रक्षा के लिए वो देश बैठा होगा, या अगर कोई नया देश बनता है तो उसके लिए जो बाकी देश हैं वो बैठे होंगे और वो बताएंगे कि आपके लिए ये हमारी तरफ से ये सिक्योरिटी है, आप इन मामलों में हमेशा सिक्योर रहोगे। तो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, और इसको एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ हर एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा नेचर है हमारी बॉडी में जो बाय बर्थ आता है। और ऐसी इम्यूनिटी जो बच्चे को पहले से ही ये सिखा करके भेजती है कि आपको इन चीज़ों से तो लड़ना ही है, इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। सॉरी, मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो हम लोग इम्यूनिटी को बनाते हैं। जैसे मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा कि जो इम्यूनिटी हम लोग पैदा करते हैं, मान लो अगर हम कोई भी गाइडलाइन बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्वायर्ड गाइडलाइंस कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसी बॉडी में अगर हम लोग किसी भी डिफेंस को लेकर के बात करते हैं और किसी बच्चे में ऐसी इम्यूनिटी जो बाद में डेवलप हो रही है पैदा होने के बाद, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी के 3 बेसिक टाइप्स हैं। अब आते हैं चाइल्ड इम्यूनिटी के बेसिक स्टेप्स पे। जब हम चाइल्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होती है बच्चे की केयर। हम केयर किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, वही बच्चे को इम्यूनिटी देगा। हालांकि साइंस भी अब इस बात को मानने लगी है कि जो केयर है वो बच्चे की इम्यूनिटी बनाने में बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो केयर का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चे को बहुत अच्छी-अच्छी चॉकलेट्स ला के दें, हम बच्चे को बहुत अच्छा-अच्छा सामान ला करके दें, हम बच्चे को बहुत महँगे-महँगे गिफ्ट ला करके दें। ऐसा चाइल्ड केयर का जो मीनिंग है वो यहाँ पर नहीं है। केयर का मतलब है कि आप प्रॉपर बच्चे को समझो। अभी नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग बताएँगे। और इसके अलावा जो चाइल्ड इम्यूनिटी का सबसे बेस्ट स्टेप है वो है स्लीप पैटर्न। अगर आप चाइल्ड की बात करेंगे तो 5 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको सभी को सजेस्ट करता हूँ कि वो सुबह 7 बजे से पहले-पहले उठ जाएँ, क्योंकि 7 बजे से पहले ही हमारे कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं। हालाँकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये 7 बजे ही ऐसा क्यों फिक्स टाइम है? तो मैंने उनको बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और 7 बजे तो मैं थोड़ा लेट बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो कभी-कभी 7 बजे भी बच्चे नहीं उठ पाते हैं। जैसा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में देखता हूँ, ये टाइम तो एक्चुअल में 6 बजे से पहले का है। लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे का रिलैक्सेशन देता हूँ लोगों को कि कम से कम 7 बजे से पहले-पहले उठें। हमने ये अपनी स्टडीज़ में भी पाया है और अपने केसेज़ में भी हम लोग देखते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से वॉच करना कि जो लोग भी सुबह जो बच्चे, इवन बच्चे नहीं, जो हम बड़े भी हैं, अगर वो 8 बजे के बाद उठ रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ा डाउन रहेगी, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमारे जो बेसिक हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, वो सिर्फ सुबह 4 बजे से लेकर के 6 या 7 बजे तक रिलीज होते हैं। तो मैं हर एक बच्चे से, हर एक बड़े से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो 7 बजे के बाद उठ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और कुछ चीज़ें ना करें। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि सुबह 7 बजे से पहले उठना शुरू करें, और थोड़ी-सी एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें। डाइट, अगर डाइट पे आते हैं तो डाइट में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो एसेंशियल हैं और क्या हमारे लिए नॉन एसेंशियल हैं। आजकल हम सब लोग एक, जब से कोविड आया है तब से हम खास एक डाइट प्लान के पीछे भी हम लोग बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं कि हम कैप्सूल खाएँगे तो ऐसे ठीक हो जाएँगे, हम कोई पाउडर खाएँगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या हम कुछ और लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हालाँकि इनके सबके अलग-अलग साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, लेकिन ये कब देने चाहिए और कब नहीं देने चाहिए, ऐसी हमारी डाइट है कि हमें एक्चुअली क्या देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम चॉकलेट देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत अच्छा-सा कोई बहुत महँगा फल लेकर के आ रहे हो तो उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। डाइट का अपना एक प्लान होना चाहिए कि बच्चे को कब खिलाना है,
किस समय देना है और कितना देना है। ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं, वो भी थोड़ी इम्यूनिटी लो लेकर के आते हैं। ऐसा बच्चे जो बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है। तो एक बैलेंस डाइट और हमें ये पता लगाना कि क्या एसेंशियल है और क्या नॉन एसेंशियल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लान के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं, जो अपने बच्चों को मतलब छोटे बच्चों को दूध पर रखते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी लो होती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल दूध नहीं पिलाना है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बच्चों में होना और सबसे ज़्यादा एनीमिया होना का जो कारण है, वो दूध है। तो दूध की डाइट से हमें बहुत जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर लेना चाहिए। लगभग 8 से 10 महीने के बीच से ही हमें बच्चे को बहुत सारी चीज़ें देने की आदत डालनी चाहिए, जो घर में बनती हैं। कोई भी पैकेट फूड जनरली अलाउ नहीं करते हैं हम लोग। और अगर ऐसा है, कोई मजबूरी है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको पैकेट फूड देना भी पड़ रहा है, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। अपने आप या किसी भी ऐड को देख करके कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जिससे आपको दिखावे के लिए बताया गया हो कि आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाएगी, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डेफ़िनेटली, योगा का मैंने बहुत ही इम्पैक्ट देखा है, बड़ों में ही नहीं, अब बच्चे भी बहुत योगा की तरफ जा रहे हैं और मैंने देखा है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, उनके स्कूल में भी योगा सिखाया जाता है। लेकिन इस योगा करने के लिए भी अपने एक स्टेप्स हैं। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो योगा कर सकते हैं, वो सुबह-सुबह ज़रूर करें और हमेशा ध्यान रखें कि योगा करते समय अपनी मेडिटेशन या अपने ऐसे टीचर्स को साथ में लें, जो योगा के इस बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। अगर योगा की गलत जानकारी हुई, तो भी आपके बच्चे में या आप में इम्यूनिटी का पूरा प्रभाव नहीं आएगा। और ये भी हमने देखा है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे कुछ बड़े लोग आते हैं जो योगा थोड़ा गलत करते हैं, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर के आते हैं। मैं योगा को कभी बेकार नहीं मानता, लेकिन फिर भी किसी भी टीवी पर देख कर के या किसी भी ऐसे चैनल के माध्यम से योगा ना करके आप अपने बच्चे को किसी टीचर के साथ या किसी ऐसे योगा एक्सपर्ट के साथ जोड़ें, ताकि वो बचपन से ही योगा करना सीखे और उसकी जो इम्यूनिटी है वो ओवरऑल अच्छी रहे, बिना किसी दवाई के। नाउ जो सबसे मेन चीज़ है वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है, इसको समझना वाक़ई में एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक पेरेंट जो होता है वो अपने-अपने एक इंडिविजुअल को लेकर के आता है और वो कहता है कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है, मैं उसको डाँटता हूँ। एक आता है कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है, मैं उसको प्यार से समझाता हूँ और हम देखते हैं कि दोनों की इम्यूनिटी लो है और दोनों ही बीमार आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो पेरेंटिंग है वो कैसी डायरेक्शन में है। जो डायरेक्शन है, उसमें आपका जो बच्चा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है और उसकी जो बॉडी की सेंसेस हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, वो जानना ज़रूरी है। 1-2 कोट हैं जो मैं पढ़ता हूँ, जैसे ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बिहाइंड एवरी चाइल्ड हू बिलीव्स इन हिमसेल्फ इज़ अ पेरेंट हू बिलीव्ड इन देम फर्स्ट। ज़्यादातर हम जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के जो कंपैरिज़न्स हैं, वो बहुत जल्दी करते हैं। जो कंपैरिजन सेक्टर है वो हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को एक्चुअली क्या चाहिए और हमें अपने बच्चे पे बिलीव है या नहीं। हम लोग हमेशा वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो हमें कंपैरिजन से दिखाई देती हैं। या ऐसा लगता है कि हाँ, आस-पड़ोस का बच्चा या हमारे इसके स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वो ऐसा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको सबसे पहले अपने बच्चे में बिलीव करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है और कहाँ से आप उसको पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर बात मानोगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको हमेशा मारोगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसको डाँटते रहोगे। इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आपका जो बच्चा है वो आपके साथ रहे, वो आपको समझे कि कब आप उसको डाँटना चाह रहे हो, कब आप उसको गलत साबित करना चाहते हो, कब उसको आप सही साबित करना चाहते हो। ये एक बहुत अहम हिस्सा है। जनरली जब भी मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है, जैसे मतलब मेरे पास एक केस आया, जो अपने एक ही बच्चा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हुआ था, 18 साल बाद शायद मैरिज के बाद हुआ था, वो भी किसी अच्छे ट्रीटमेंट के बाद। तो वो इसको उसको लेकर के इतना पॉज़ेसिव थे कि वो उसको ज़मीन पे नहीं छोड़ते थे, वो किसी अपने मेड के पास नहीं छोड़ते थे, उसको अंदर ही रखते थे, कहीं बाहर जाएँ तो किसी को गोदी में नहीं देते थे या किसी से को कॉन्टैक्ट में आने नहीं देते थे। और अभी तो ये तो ख़ैर कोविड का माहौल है, लेकिन वो कोविड से पहले भी हमेशा जो बच्चे की सिक्योरिटी वो इतनी स्ट्रॉन्ग बना करके रखते थे, जैसे पता नहीं अगर इस बच्चे को किसी ने टच किया तो बहुत बुरा हो जाएगा या उसको कोई बीमारी लग जाएगी। और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट निकला जब वो 10 साल का हुआ, तो उसको ऐसी बीमारी लगी जो हम लोग शायद शो पे भी बयान नहीं कर सकता।
हालाँकि वो बच्चा हमारे तकरीबन 3 साल के बाद ठीक हुआ। हमने उसकी जो पेरेंटिंग है सबसे पहले उसको सुधरवाया। हमने दवाई देने से पहले भी उस बच्चे को ये बोला कि जो बच्चे को तकलीफ़ है वो आपकी पेरेंटिंग की वज़ह से है। तो डॉक्टर्स जो हमारे पास पेरेंट्स आए तो उन्होंने कहा था कि सर ये ऐसी बात किसी डॉक्टर ने नहीं बताई है, जबकि सब लोग दवाई दे चुके हैं। हमने तकरीबन 3 साल के अंदर उस बच्चे को पूरी तरह से ठीक किया, सिर्फ़ इसी बिलीव करके कि हम उस बच्चे को ठीक कर पाएँगे। हमने सबसे पहले ये जो बात है पेरेंट्स को समझाई और फिर पेरेंट्स ने वो सब कुछ किया जो हमने समझाया और बच्चा ठीक भी हुआ। ऐसी एक और लाइन है, वन जनरेशन ऑफ डीपली लविंग पेरेंट्स वुड चेंज द ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड विद दैट द वर्ल्ड। ये चार्ल्स एडिसन का एक थॉट है और मुझे इतना प्यारा लगा कि आप देखिए कि हम जब बिल गेट्स को देखते हैं या हम किसी ऐसे बड़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही अपने मुकाम पर पहुंचा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अपनी मेहनत से पहुँचा हो, उसके पीछे ऐसी कोई एक जनरेशन रही होगी जिसने उसको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए काम किया होगा। उन्होंने वो थिंकिंग दी होगी, उनकी एक जनरेशन कहीं से कहीं पहुँच जाती है, तो ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों के जो कंपैरिज़न्स हैं, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, तो कंपैरिज़न करना अच्छी बात है, लेकिन आप कंपैरिज़न को बच्चे तक मत पहुँचने दीजिए। बच्चे को अगर आपको लग भी गया है कि मुझे अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, तो आप उसको ऐसा ऑरा दीजिए ताकि वो आईएएस बनने के लिए तैयार हो जाए और उसका मन करे कि हाँ, मुझे वाक़ई में आईएएस बनना है। ये मन ना करे कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए मैं आईएएस बन गया। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जहाँ पे आपको फ़ॉलो करना चाहिए। इसी ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से चाइल्ड इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है और डिपेंड करता है कि आपका जो बच्चा है वो कितना हेल्दी रहेगा। अब बात आती है होम्योपैथी की, कि सिर्फ़ होम्योपैथी क्यों या आज हम लोग होम्योपैथी पे क्यों बात कर रहे हैं? तो मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि होम्योपैथी पूरी दुनिया में एक ऐसी साइंस है, जो बच्चे, बड़े या जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, वो उन सबके जो मेंटल स्टेट है, उसको आपके फिज़िकल सिम्पटम्स के साथ जोड़ कर के काम करती है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ़ ये देखा कि डायरिया हो गया, हमने मेडिसिन दे दी। हम ये पूछते हैं कि डायरिया में स्टेट क्या है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरी दुनिया में एक एक इकलौती साइंस है जो इन सबको एक साथ लेकर के चलती है। वरना मैंने और बहुत सारी साइंसों पे स्टडी की है कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर इस स्टेट को मेंटल स्टेट को आपके फिज़िकल सिम्पटम्स के साथ जोड़ा जाता हो। जो होम्योपैथी की कुछ अपनी ख़ास बात है, उसमें सबसे जो अच्छी बात मुझे जो लगती है, हो सकता है आप सबके लिए एक अलग की नोट हो, लेकिन इंडिविजुअलाइज़ेशन एक सबसे मेन की है होम्योपैथी की। इंडिविजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है कि अपने आप में अलग होना। अपने आप में अलग होना मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको बुखार हो रहा होता है, तो हम पूछते हैं कि उसको प्यास कितनी लग रही है। अब हो सकता है किसी को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो सकता है किसी को बहुत कम लग रही हो सकता है किसी को बहुत थोड़ी-थोड़ी देर में प्यास लग रही हो, तो हर एक की मेडिसिन फिर डिफरेंट हो जाती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ होम्योपैथी में है और किसी भी साइंस में नहीं है। हमारी बहुत सारी ऐसे सिम्पटम्स हैं जो एक दूसरे से आपको अलग करती है। ऐसी हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो होम्योपैथी की रेमेडीज़ हैं, वो एक सेलेक्ट होकर के आपकी एक अलग दवाई आती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बुखार आ रहा है तो मैं सबको एक सी दवाई दूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोरोना हो रहा है तो आपको सबको एक सी दवाई दूँगा, ऐसा नहीं है। आपकी ऑक्सीजन लो हो रही है तो सबको एक सी दवाई दूँगा, ऐसा भी होम्योपैथी में कभी नहीं होता। तो होम्योपैथी का जो मेन की फीचर है वो इंडिविजुअलाइज़ेशन है। इंडिविजुअलाइज़ेशन का मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ कि अपने आप में अपने सिम्पटम्स का एक अलग होना और ये हर व्यक्ति का एक अलग रूप है। जैसे आपने देखा कि किसी की जनरली शक्ल एक सी नहीं मिलती हैं, किसी की बातें एक सी नहीं मिलती हैं, इवन अगर ट्विन्स हैं तो दोनों के अलग-अलग सिम्पटम्स मिलते हैं। तो होम्योपैथी जो साइंस है वो बेसिकली सिम्पटम्स पे काम करती है और इस बेस पे काम करती है कि हम उसको कैसे इंडिविजुअलाइज़ कर पाते हैं। एक और जो सबसे ख़ास बात है होम्योपैथी की वो है मियाज़। हालाँकि बिल्कुल डिफरेंट स्टडी है और जितने भी होम्योपैथ्स हैं वो इन सबको इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और जनरली हम लोग मियाज़ को जब डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथी के जन्मदाता थे, उन्होंने उनको 3 मियाज़ के नाम दिए थे, सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक। लेकिन अब एक ट्यूबरकुलर मियाज़ भी है जो ऐड हुआ है, हालाँकि और भी मियाज़ हैं जो ऐड हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो यही है। तो मियाज़ में एक ऐसी थ्योरी है होम्योपैथी की जो ये बताती है कि किस कैटेगरी के इंडिविजुअल्स होते हैं। वो सोरिक भी हो सकते हैं, वो साइकोटिक भी हो सकते हैं, सिफिलिटिक भी हो सकते हैं और ट्यूबरकुलर भी हो सकते हैं। हालाँकि इनके सिम्पटम्स हम लोग बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अलग चैप्टर है।
और ये सिर्फ होम्योपैथ्स के लिए है, लेकिन आज हम लोग क्योंकि एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इम्यूनिटी का, तो हम जब भी कभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम होम्योपैथी में इन चारों मियाज में से कोई एक डोमिनेंट मियाज को सेलेक्ट करके उसी के बेस पर इंडिविजुअल मेडिसिन निकालते हैं, जो हम किसी बच्चे को, बड़े को या बूढ़े को, किसी को भी देते हैं। हम इसी बेस पे ही पूरी होम्योपैथी जो है वो डिपेंडेंट है। नाउ अब पावर ऑफ होम्योपैथी जो मेरी हेडिंग है उसमें बात करते हैं। हालांकि जितने भी होम्योपैथिक फिजिशियन यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं वो बहुत सारी कॉमन मेडिसिन सब जानते हैं, लेकिन मैं आज कुछ आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही अनटच्ड हैं और हम लोगों को लगता है कि शायद ये बच्चों में काम नहीं करेगी। तो आज उन्हीं में से सबसे पहली मेडिसिन है कैप्सिकम एनम। The typical capsicum child is a fatty, rather lazy, somewhat obstinate child who is very definitely clumsy in his movements. तो जो कैप्सिकम का बच्चा है, सबसे पहले तो इसकी खास बात है कि ये अपने घर पे रहना बहुत पसंद करता है। अगर इसको कहीं अपने घर से दूर चला जाएगा तो इसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अगर पेरेंट्स इसको किसी बोर्डिंग स्कूल्स में भेज देते हैं या किसी हॉस्टल में भेज देते हैं, तो वहाँ पे वो जनरली नहीं रह पाते। ये इसका सबसे प्राइम सिम्टम है। एक और प्राइम सिम्टम है कि इनको ईयर के पीछे एक मेस्टोइड प्रोसेस होता है हमारे यहाँ जो डेवलप कर जाता है। मेस्टोडाइटिस की सबसे अच्छी मेडिसिन है और इस पे हमने तकरीबन 8 से 9 केसेस बहुत अच्छे से ठीक किए हैं। इसीलिए मुझे सबसे पहले ध्यान आई कि इस कैप्सिकम को हम जनरली चाइल्ड्स में इग्नोर कर जाते हैं। कैप्सिकम की एक खास बात और ये है कि जितने भी एडिनोइड्स बढ़ते हैं, जब हम टॉन्सिल्स की बात करेंगे तो अभी कैलकेरिया आपके में आकर के बात करेंगे, लेकिन जब कभी एडिनोइड्स की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा कैप्सिकम का अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल है और मेस्टोडाइटिस में तो बहुत अच्छा है ही। नाउ सोराइनम। सोराइनम चिल्ड्रन आर फेयरली कॉमन, द मेजोरिटी टेंड्स टू बी थिन रादर देन द फैट। ये एक ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से पतले लगेंगे, थोड़े से गंदे लगेंगे। गंदे जो मैंने वर्ड यूज करा है इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मिट्टी में सना हुआ है या कोई बाहर सड़क पे खेलता हुआ बच्चा है, ऐसा नहीं है। गंदे का मतलब है कि आप उसकी जो स्किन है वो थोड़ा डर्टी टाइप की लगेगी, थोड़े से ब्लैक की तरफ होंगे और स्किन के अंदर फोल्ड्स होंगे और ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना बीमार हो। हालांकि जो इनके सिम्टम्स हैं वो कैच करना सोराइनम के लिए कभी कभी बहुत ईजी होता है और कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट पे सोराइनम सिर्फ पसीने की स्मेल पे भी निकल आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोराइनम को 3 या 4 विजिट्स में हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये सोराइनम का चार्ट है। जब हम इसके लिए बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज सिकली चिल्ड्रन, हैव वेरी लिटिल स्टेमिना, आर इजीली एग्जॉस्टेड बाय एनी एफर्ट। ये जो सारे सिम्टम्स हैं सल्फर में भी हैं और सोराइनम में भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है क्योंकि दोनों ही सोरिक मियाज की मेडिसिन है। लेकिन इनको डिफरेंस कैसे करेंगे कि जो सोराइनम है वो थोड़ा बातें कम करेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, जो जबकि जो सल्फर है वो थोड़ा बातें ज़्यादा करता है और अपनी बातों पे थोड़ा सा क्लियर होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, अगर मुझे कभी भी सोराइनम को पकड़ना होता है तो मैं जनरली कभी कभी ऐसा करता हूँ कि बच्चे को बोलता हूँ कि आप इसके पसीने की मुझे बदबू बताएं। तो एकदम से जो पेरेंट्स हैं वो एकदम से कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब पसीने की बहुत स्मेल है। कभी कभी तो हमें दिन में 2 या 3 बार इसको नहाने के लिए बोलना पड़ता है। या ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने डिओज का या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी स्मेल को अलग हटाएं। सल्फर और सोनाइनम में ये भी अंतर है कि जो सल्फर की स्मेल्स होंगी उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोराइनम में उसको फर्क पड़ता है। जनरली होपलेस होते हैं, ट्यूबरक्लिनम होपफुल होते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करता जाऊंगा। तो होपफुल यंगस्टर्स के लिए अच्छी मेडिसिन है और ऐसी स्किन की डिजीज जहाँ पे पस्चुलर इरप्शन थोड़े कम हो। अगर पस्चुलर आ जाएंगे तो सल्फर की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर पस्चुलर नहीं है और स्किन बहुत डर्टी लग रही है, स्मेल है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल्स भी हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा प्ले भी नहीं कर सकते, तो हम उस जगह सोराइनम को भी देख सकते हैं। नाउ एंटीम्प्रूव चाइल्ड, जैसा कि आपने देखा है कि एंटीम्प्रूव जो हमारी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों की भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। Anti-improved children are very interesting. They are always fat, rather overweight, usually pale. They have a very marked tendency to redness around the eyes, the moist eruption behind the ears. ये इसका सबसे मेन सिम्टम है। जब कभी हम लोग ऐसे इरप्शन की बात करते हैं जहाँ पे सोरियाटिक इरप्शंस हो या स्कैल्प सोरियासिस हो, जहाँ पे ईयर के पीछे इरप्शंस आ जाते हैं, यहाँ पे एंटी इम्प्रूव्ड अपने आप में बहुत अच्छी काम करती है।
mentally they are interesting because they are such an apparent contradiction. अब ये apparent contradiction की जो बात है ये अपने आप में एक बहुत अलग बात है। और हम लोग एंटिम क्रूड को जनरली जब हमारे पास कोई यंगस्टर्स भी या यंग एज में भी कोई आता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऐसे बच्चे जो बहुत प्यार से सताए हुए हैं, बहुत प्यार से सताए हुए, मतलब कि ऐसा उनको महसूस हो जाता है उन बच्चों को कि उनके माता उनको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो सब कुछ फेक है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस भी एंटिम, ऐसे जो पेशेंट्स हैं या ऐसे जो बच्चे हैं वो हमारे पास जनरली स्किन की डिजीज ही लेकर के आते हैं या पेट के दर्द लेकर के आते हैं। अगर पेट का दर्द लेकर के आएंगे तो उसकी जो टंग है वो वाइट कोटेड मिलेगी। अगर व्हाइट कोटेड आपको सिर्फ बेस, उसका जो टंग का बेस है अगर वो भी मिल रहा है तब भी हम एंटिम क्रूड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जनरली आप देखोगे जो एंटिम क्रूड का जो खास बात है वो है नाइट टेरर। ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर है कि जो नाइट का जो डरना है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा जब रात को डरते हैं तो जनरली ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको पता नहीं किसी ने कोई काट गया हो या कोई कीड़ा पास में आ गया हो या भूत कोई आकर के पास में बैठ गया हो। इसके कंपैरिजन हम दूसरी मेडिसिन से भी करेंगे जब और आएंगे। इसकी एक खास बात और ये कि जब भी आप एंटिम क्रूड को अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं सिम्टम्स में कंफ्यूज हूँ, तो एंटिम क्रूड के जो आप नेल्स हैं, जो बच्चे के नेल्स हैं वो जरूर देख लीजिए। अगर वो डिफ्यूज्ड हैं और अगर ऐसा लगता है कि वो उसमें क्रैक्ड हैं तो आप एंटिम क्रूड को लगभग अपनी फाइनल रेमेडी समझिए। हालांकि रिपोर्टाइजेशन एक अलग पार्ट है लेकिन मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जहाँ से आपको मेडिसिन जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। नाउ पेट्रोलियम अपने आप में एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसकी जो खास बात है वो है बहुत सेंसिटिव टू नॉइज़ है और ऐसे स्किन इरप्शन जो डे में एग्रेवेट होते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे सल्फर से तो सल्फर के रात को एग्रेवेशन है स्किन के डिजीज में, लेकिन पेट्रोलियम लगभग सिमिलर है सल्फर के, लेकिन इसके जो एग्रेवेशन है वो आपको डे में मिलेंगे। The majority of children with indication for petroleum will be thin rather than fat, associated with the loss of weight. In the typical petroleum cases, the child has a very good appetite and is very often hungry between meals. ये भी पेट्रोलियम का एक खास साइन है कि पतले होंगे लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और जो मील्स के उनके टाइम है उसके बीच बीच में भी वो खाना मांगता रहेगा। नो डाउट आज तक हम लोग पेट्रोलियम को सिर्फ हील्स के क्रैक या हाथों में कोई क्रैक हो जाए सिर्फ इसके लिए यूज़ करते आए हैं, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम का जो मेंटल्स हैं अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को या की नोट्स को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब पेट्रोलियम की अगर और कोई बात करें तो बहुत गुस्से वाला भी है और इसकी जो हिस्ट्री है, अगर आपको कोई बहुत क्रॉनिक केस मिल जाता है पेट्रोलियम का तो हिस्ट्री में इसको ब्लैडर इरिटेशन की हिस्ट्री जरूर मिलती है या ऐसी हिस्ट्री मिलती है जिसमें कोलिक या डायरिया होता है आफ्टर कोल्ड एक्सपोजर। सी सिकनेस विद ऑसिपिटल हेडेक ये इसका प्राइम सिम्टम है। सी सिकनेस विद ऑसिपिटल हेडेक इसका प्राइम सिम्टम है, लेकिन अगर विदाउट हेडेक है तो मेडिसिन हो जाती है टेबेकम। यहाँ एक थोड़ा सा कंपैरिजन है, सी सिकनेस विद ऑसिपिटल हेडेक पेट्रोलियम मेडिसिन है और सी सिकनेस विदाउट ऑसिपिटल हेडेक तो टेबेकम एक मेडिसिन है। नाउ पल्सला, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पल्सला थोड़ा शांत होता है, बहुत ऐसा लगता है कि आपको गुस्से वाला नहीं है, लेकिन पल्सला के अपने आप में ही दो फेज हैं और दोनों ही अलग अलग फेज हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पल्सला को आप हमेशा पल्सला को ऐसा समझें कि वो गुस्से वाला नहीं है। पल्सला का जो गुस्सा है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा गुस्सा होता है और मैं पल्सला के गुस्से को सबसे ठीक ही मानता हूँ। वो हमेशा एक मैनिपुलेटिव टाइप के गुस्से होते हैं। दीज आर वार्म ब्लडेड ड्रग्स स्टार्टिंग विद पल्सला और द मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड ड्रग इन चिल्ड्रन ऑफ दिस टाइप। Pulsatilla children are very typical. There are two main types. One is very small, fine types with a fine skin, fine hair, unstable circulation. देखिए अगर हम पल्सला को समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आप पल्सला के पेशेंट को या पल्सला के बच्चे को जब भी देखेंगे तो एक अट्रैक्टिव फेज में देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कितना प्यारा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। और इसकी एक खास बात है कि आप ने एक मेडिसिन पढ़ी होगी अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है कि जो सिर के नीचे जब झुका करके देखता है किसी हाइट से
तो उसको फ़ियर होता है या उसको चक्कर आते हैं, ये एक अर्जेंटम नाइट्रिकम है। लेकिन अगर लुकिंग अपवर्ड्स करे और डाउनवर्ड्स, दोनों में ही मेडिसिन जो है पल्सुला है। अगर सिर्फ डाउन करता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये भी एक खास फीचर है और ये मैंने पल्सुला में पकड़ते हुए देखा है। और मतलब हमने ऐसे सिम्पटम भी देखते हैं हम लोग पेशेंट्स में, जिनका आपके फिजिकल सिम्पटम से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन वो उसका सिम्पटम है। तो लुकिंग अप एट हाई, ये पल्सुला का एक खास सिम्पटम है। इसका जो कंपैरिजन है वो जनरली हम लोग काली सर्प से करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पल्सुला और काली सर्प आपस में दोनों एक टाइप की सिस्टर हैं। एक को गुस्सा कम आता है, एक का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पल्सुला के जनरली जो गुस्से होते हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। मान लो अगर किसी बच्चे को कुछ भी तोड़ना है, तो अपना वो सामान तोड़ेगा जो उसके लिए किसी यूज़ का नहीं है, ताकि जो पेरेंट्स से वो बात मनवाना चाहते हैं वो बात भी मनवा सकते हैं, और उसका जो सामान है, जो अच्छा सामान है वो सुरक्षित रहे, और जो थोड़ा-सा ऐसा सामान है जिसको वो नहीं चाहता या वो अब किसी काम का नहीं है। जैसे अगर आप मेरे पास एक बच्चा आया था, वो क्या करता था कि घर में वो ऐसी चीज़ जो भी कहीं से पहले क्रैक हो चुकी है उसको तोड़ देता था। जैसे कभी कप तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया। तो उसको लगता था कि यार ये जो टूटी हुई चीज़ें ये सब वेस्ट हैं, इसको हटाओ, और मैं अपने गुस्से से उन चीज़ों को वापस भी ले आता हूँ। ये हमने एक 10 साल के बच्चे में पकड़ा, और यहाँ हमने समझा कि हाँ, पल्सला चाइल्ड हो सकता है, और पल्सला ने उसने को बहुत अच्छा काम भी किया। ये एक अपने आप में ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सिर्फ़ होम्योपैथी से ही हम लोग सीख सकते हैं और होम्योपैथी में ही पकड़ सकते हैं, और इनकी मेडिसिन भी होम्योपैथी है, और कोई मेडिसिन है ही नहीं। बहुत सारे लोग जो मुझसे ये पूछते हैं कि होम्योपैथी की इतनी सब कुछ जानकारी रखते हुए भी आज तक प्रूवन साइंस क्यों नहीं है? तो मैं उन सब लोगों को जवाब देता हूँ, ये काम रिसर्चर्स का है, तो शायद अभी तक रिसर्च इस मोड पे पहुँची ही नहीं कि वो होम्योपैथी को सर्च कर पाए या होम्योपैथी में कोई मॉलिक्यूल सर्च कर पाए। ये तो रिसर्च का काम है, और जिस दिन कोई ऐसे रिसर्चर्स होंगे, तो हो सकता है हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छी सी वेल प्रूव्ड थी और आज भी वेल प्रूव्ड है और हमेशा वेल प्रूव्ड रहेगी। बस रिसर्चर जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उनको अभी मिल नहीं रही है, उनको ढूँढना नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये होम्योपैथी की अपने आप में, इसलिए मैंने एक जो हेडिंग है साइड में, वो पावर ऑफ होम्योपैथी रखी है कि हमारी होम्योपैथी क्या-क्या कर सकती है। नाउ, बहुत कॉमन रेमेडी है कैलकेरिया कार्ब। सभी लोग इसके बारे में सोचते हैं, दीज चिल्ड्रंस आर टिपिकली सॉफ्ट, ओवर फैट, फैटी, फेयर, चिली एंड लेथार्जिक। दे ऑफन लुक सरप्राइजिंगली फिट बट नेवरदलेस do not possess much energy, either mental or physical. In early life, they are often very overweight, and although they appear very healthy when examined, one finds soft fat rather than muscles. Now, अब कैलकुलेट कार्ब को हम लोग जनरली जितने भी होम्योपैथ में हैं अभी सब लोग, और जो यहाँ पे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो कैलकुलेट कार्ब को फैट एंड फ्लेबी से ही जोड़ते आए हैं, और वो सोचते हैं कि एक थुलथुला सा बच्चा, बहुत मोटा सा बच्चा कैलकुलेट कार्ब का होगा। जनरली ये बात सच है कि कैलकुलेट कार्ब हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट कार्ब है ही, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेट कार्ब को आप कभी भी डल मत समझिए। कैलकुलेट कार्ब में अपना सॉरी कैलकुलेट कार्ब अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है। उसके जो सवाल होते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल होते हैं। वो पूछता है कि भगवान कहाँ है? भगवान को किसने बना दिया? या भगवान को जन्म किसने दे दिया? और हम लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि नहीं यार, ये जो क्वेश्चन पूछता है हमारे तो सिर से परे है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास उनके जवाब नहीं है। वरना कैलकुलेट कार्ब अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और वो ये जानना चाहता है कि इस दुनिया की क्रिएशन कैसे हुई। हालांकि सॉरी हालांकि जब इस बच्चे को हम लोग बात करते हैं इसके मेंटल स्फीयर की या मेंटल स्टेट की, तो इस बच्चे में एक खास बात ये होती है कि जब ये थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, और अगर जरा से लूज मोशन हो गए तो समझो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा बैठे-बैठे सब कुछ काम करना पसंद है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होंगे, जो बच्चे बैठे-बैठे सिर्फ़ लैपटॉप पे गेम्स खेलते रहते हैं या अपनी टेबल्स पे कुछ काम करते रहेंगे, या सिर्फ़ कुछ काम के लिए अपने पास अपनी मम्मी को बोलेंगे, "मम्मी 1 ग्लास पानी ले आओ, मम्मी मुझे खाना दे दो, या मम्मी मेरे लिए ये कर दो।" हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उनके कहते हैं कि नहीं, अपने आप उठ कर के लो, एक अच्छी बात है। लेकिन हमें उसको समझना चाहिए कि एक्चुअली वो जो काम कर रहा है, वो किस स्फेयर पे काम कर रहा है, और वो जो फैट होता जा रहा है वो किस वजह से होता जा रहा है। अगर वो इंटेलिजेंस की वजह से है तो आप प्लीज़ उस पे काम करो। आप बस उसको थोड़े अच्छे डायरेक्शन में दो, वरना कैलकुलेट आप दुनिया के बहुत बढ़िया और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो ये कैलकुलेट आप इसके के कंपैरिजन में अगर हम कैलकुलेट फॉस की बात करें, जो मेरी सबसे फेवरेट रेमेडी है बच्चों के लिए,
एक हमारे यहाँ पे पूरी इंडिया में और शायद कहीं और बाहर भी ये एक मिथ है कि जब भी बच्चों के दांत निकलने हो तो कैलकेरिया फॉस 6x दे दो। मुझे लगता है ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं वो यहीं से करते हैं, और आपके पास जब भी कभी ऐसा कोई बच्चा आ जाए जहाँ पे कैलकेरिया फॉस देने की हिस्ट्री मिले, तो उसको सबसे पहले कैलकेरिया फॉस 200 के बारे में ही सोचना। और हमने ऐसे-ऐसे केस ठीक करे हैं, इवन जो सिंपली बच्चों के वार्ड्स हैं या बच्चों के कीलॉइड्स हैं, वो भी हमने कैलकेरिया फॉस को देकर के ठीक करे हैं 200 में। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर होम्योपैथी को आप किसी भी साइंस को ओवर यूज़ कर रहे हैं या बिना बात के यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जनरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट कोई अभी तक प्रूवन है, लेकिन साइंस ये मानती है कि जिसके इफ़ेक्ट हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग सुन रहे हैं, जो जनरल पीपल हैं और जो अपने बच्चे को कैलकेरिया फॉस 6x में देने की इच्छा रखते हैं या अभी दे रहे हैं, वो तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें और उससे मेडिसिन निकलवाएँ। क्योंकि कैलकेरिया फॉस को खाने वाले ज़्यादातर बच्चे या तो स्किन की बीमारी लेकर के आते हैं या अपने पेट की खराबी को लेकर के आते हैं, और ये बहुत कॉमन है। हम लोग बस इस पे काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी होम्योपैथी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे की हिस्ट्री ज़रूर लें कि उन्होंने बचपन में होम्योपैथिक मेडिसिन कौन-कौन सी खाई है। और कैलकेरिया फॉस, अगर मैंने एक बच्चा तो ऐसा देखा था जिसने 1 साल तक कैलकेरिया फॉस 6x इसलिए देते रहे कि उसके दाँत हमेशा कभी टूटे ही ना। आप सोचिए कि कैलकेरिया फॉस जो है, जो भी हम पोटेंसी में दे रहे हैं 6x में बायोकेमिक में, उसमें कैल्शियम कंटेंट नहीं है। उसमें हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो इतना कम है। हालाँकि कैलकेरिया फॉस और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के द्वारा होनी चाहिए। और कैलकेरिया फॉस अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है। कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा थुलथुला नहीं होता, बहुत ज़्यादा ओवर फैट नहीं होता, बहुत ही डेलिकेट बच्चा होता है, लेकिन बस उसको कैलकेरिया फॉस 6x की प्रूविंग ना कराएँ। तो जितने भी लोग कैलकेरिया फॉस को अभी भी दे रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या किसी भी मेडिकल स्टोर से पूछ करके, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आज ही इस चीज़ को बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। नाउ एक और ज़रूरी दवाई वो है आर्सेनिक एल्बम। हम लोग बहुत बच्चों में यूज़ करते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम चिल्ड्रन आर पॉसिबली द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ द चिल्ड्रन। They are very highly strung, usually finally made, finally built, often with a very fine skin and fine hair. They are delicate looking children. इस सब को पढ़ के ये मत सोचिए कि आर्सेनिक एल्बम बहुत ही बढ़िया बच्चा है। ऐसा नहीं है। ये डेलिकेट है सिर्फ देखने में, बाकी और किसी चीज़ों में नहीं। दे आर ऑलवेज वेरी नर्वी, बहुत नर्वस रहते हैं। वेरी इजिली स्कैर्ड, बहुत जल्दी डर जाते हैं। वेरी इजिली फ्राइटेंड, एनीथिंग अनयूजुअल विद फ्राइटन देम। मतलब इतना ज़्यादा तक डर जाते हैं कि अगर उनको कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला करके भी बोल दे तो भी एकदम से डरा जाएगा। अगर वो रात में अंधेरे में सो रहे हैं तो भी एकदम से डर जाएंगे। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रात को उठ करके कहीं आपसे बात करना चाहेंगे सिर्फ डर की वजह से। अगर आपने किसी बच्चे को अपने कमरे में सुला दिया और वो अंधेरे से डर गया, तो वो तुरंत सबसे पहले आपके पास आएगा भाग करके, और वो आपसे बात करना चाहेगा, और वो बात सिर्फ इसलिए करना चाहेगा ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो और वो अपने आप को रिलैक्स कर पाए। ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, बेड पे ही रहते हैं, उनके लिए अलग दवाइयाँ हैं। अगर बात कर रहे हैं तो अलग दवाइयाँ हैं। तो होम्योपैथी की सिर्फ़ ख़ास बात यही है कि हम एक-एक सिम्पटम को पूछ करके, एक-एक उसकी कंडीशन को पूछ करके तभी दवाई निकालते हैं, और तभी मरीज़ ठीक भी होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो जब हम आर्सेनिक एल्बम की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में डेलिकेट बच्चा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट है, जब हम मेंटल स्टेट की बात कर देंगे। दे सफ़र फ्रॉम द नाइट टेरर एंड वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट टेरिफाइड, जंप आउट ऑफ द बेड एंड वंडर्स थ्रूआउट द हाउस ऑफ फाइंड समबडी टू टॉक टू। ये एक बहुत ज़रूरी सिम्पटम है। हमारे पास एक 14 साल का एक बच्चा आया था, जिसको तकरीबन 3 साल से पेट में दर्द था। जब हम उसकी हिस्ट्री ले रहे थे, तो हमने सबसे पहले उसको यही जाना कि जब वो बच्चा था या अपने साथ पेरेंट्स के साथ रहता है या जब भी सोता है, तो डरता कितना है। तो सभी ने ये बताया, जो भी उसके पेरेंट्स थे, कि इतना ज़्यादा डर जाता है कि कभी-कभी हमें भी पड़ता है उसके साथ, तब सोता था। हालाँकि जब से पेट में दर्द हुआ है, तब से ये सिम्पटम नहीं थे। हमने आर्सेनिक एल्बम की थर्स्ट को भी उस समय नहीं देखा, हमने था आर्सेनिक एल्बम की और किसी चीज़ को नहीं देखा, लेकिन वो आर्सेनिक एल्बम 10 एम की सिर्फ़ एक ही खुराक पर ठीक हो गया था। हम जो भी यहाँ पोटेंसी बता रहे हैं, जो भी मेडिसिन बता रहे हैं, ये जब तक प्रूवन नहीं, जब तक कोई डॉक्टर इसको वेरीफ़ाई नहीं करता, तो इसलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी बच्चे के सिम्पटम आपके मैच हो रहे हैं,
फिर भी प्लीज़ इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ़ आपको होम्योपैथी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि होम्योपैथी किस स्तर तक काम कर सकती है। नाउ एक सबसे अच्छी रेमेडी जिसको हम लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चा इतना ज़्यादा रोता है और गोदी में लेकर के चुप हो जाता है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये आर्सेनिक के लगभग-लगभग आइडेंटिकल हैं। आर्सेनिक में बस इतना नहीं होता कि वो गोदी में लेकर के चुप हो जाए, हालाँकि सिना में भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कैमोमिला अपने आप में एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज़ ऑफ आर्सेनिक एंड येट दे आर एंटायरली डिफरेंट ड्रग एंड एंटायरली डिफरेंट चिल्ड्रन। First, there is a hyperesthesia, oversensitiveness to noise, pain. People, there is exactly the same hyperesthesia in chamomilla. रेस्टलेसनेस आर्सेनिक की और हाइपरस्थीसिया कैमोमिला का, अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हाँ, जो भी मेडिसिन हो सिर्फ एक ही दीजिएगा। और जनरली ओवर सेंसिटिवनेस इसका जो फीचर है वो मेन फीचर है, किसी भी पेन का इतना सेंसिटिव हो जाना कि वो डर जाए, इतना घबरा जाए, हाथ भी ना लगाने दे, या सिर्फ मदर या सिर्फ ऐसे कोई ऐसे पेरेंट्स जिन पे वो फेथ करता हो, सिर्फ वहीं पे जाकर के चुप हों। ये एक बहुत अलग सी चीज़ है। जब हम ऐसी डिस्कशन में किसी जनरल पीपल में करता हूँ या किसी सोसाइटी के जा कर के आरडब्ल्यू में करता हूँ, तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि सर ऐसे सिम्पटम हैं जो हमने कभी ना किसी डॉक्टर ने पूछे हैं मॉडर्न साइंस में या किसी दूसरी साइंस में, तो ये सिम्पटम्स तो हमारे बच्चे में हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी की जो पावर है वो यही है कि हम इंडिविजुअलाइज़ करके जो होम्योपैथी देते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो जितने भी लोग हैं अपने आस-पास के होम्योपैथ से ज़रूर मिलें और ये ज़रूर डिस्कशन करें कि आपका बच्चा बिहेव कैसा कर रहा है। डॉक्टर जो-जो पूछे उसके बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन करें। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गलत डिस्क्राइब करते हैं। मैं इसी शो में कह रहा हूँ, कुछ और दिखाने के लिए या उनके साथ कोई और बैठा है या डॉक्टर को कुछ और दिखाने के लिए अपने बच्चे को अलग से डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, जो भी सच्चाई है सिर्फ़ वही बताएँ। सिना Sina children are quite peaceful and they allow themselves to carried about and it will quiet them down. Whereas in Chamomilla they want distraction all the time. अभी जो हम कैमोमिला की बात कर रहे थे, यहाँ सिना से भी कंपैरिजन हो गया एंड आर ऑलवेज वांटिंग टू बी डूइंग समथिंग न्यू। ये सिना की खास बात होती है। और हम थोड़े डिप्रेसिव चाइल्ड होते हैं, थोड़े नेगेटिव एटीट्यूड्स को लेकर के आते हैं हमारे पास और बच्चे मन के सच्चे, ये बात एक बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जो मन है वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बच्चों के मन को अगर आपको सच में पढ़ना है ना, तो मैं चाहता हूँ किसी एनिमल से प्यार करके देखो। जब आप किसी एनिमल की फीलिंग्स को समझ पाते हो ना, जो कुछ कह नहीं पाता, हमारे लिए बच्चे बिल्कुल वैसे ही है कि वो शायद कुछ ना बताना चाहें, लेकिन हम उनको भांपें या वो हमें भांपें कि हम उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसे आपको बच्चों को एक्चुअली में समझना है, तो आप किसी ज़रूर एनिमल से ज़रूर प्यार करके देखें, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, बच्चों में हम क्या-क्या पकड़ सकते हैं। और अब मैट के बारे में विद दिस शैलो डिस्पिरिटेड sluggish type of child with that depressed negative attitude, one should always consider the possibility of gold aurum metallicum की खास बात भी रही है और one of the gold star. The typical aurum child is always an undeveloped child. It is not so much a question of undersize and underweight. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऑर्गन के साइज को लेकर के या उसको अंडरवेट लेकर के आप उसको मत समझिए, आप उसके जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स हैं उसको देखिए और फिर उसके बाद देखिए कि आप फॉर्मेट कैसे पढ़ में आते हैं। फॉर्मेट का जो सबसे नेगेटिव एटीट्यूड है वही आपको बता देगा कि आपको फॉर्मेट की तरफ जाना है। Carbo-rich, carbo-rich children are definitely sluggish, but it is more a physical than the mental sluggishness and results from physical stagnation, not from any lack of brain capacity. अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, sluggish है काम करने में, इसको थोड़ा-सा बूस्ट अप चाहिए होता है। अगर इसका पेट ठीक रहता है, तो ये बहुत ही एन्जॉय करता है। ऐसी और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में हम लोग काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद 3000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। अगर मैं एक-एक को डिस्क्राइब करने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर ऑफ होम्योपैथी को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे भी एक प्रोग्राम हो रहा है। तो इस बात को समझिए कि आपके बच्चे के लिए कौन-सी साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन भी आप ही को करना है। आइए अब कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। सप्लीमेंट कैन हेल्प यू फील बेटर फास्टर। आपने बहुत सारे एडवर्टाइज़ देखे होंगे, जो बच्चों के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और ये बिल्कुल एक टाइप का मिथ है कि आप उन सप्लीमेंट्स को देंगे तो आपका बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये प्योरली मिथ है।
हर साइंस इस बात को मानती है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐड देख करके या हम लोग बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देख करके हम अपने बच्चे को वो सब चीज़ें देनी शुरू करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले रहे हैं, चाहे आप कोई सप्लीमेंट दे भी रहे हैं तब भी और नहीं दे रहे हैं तब भी। एक और मिथ कि नीड सप्लीमेंट्स टू बिल्ड ए हेल्दी इम्यून सिस्टम, अभी जो जिस पे बात हुई, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को अपने घर से ही अच्छी डाइट दे रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम अच्छे मसाले ही दे रहे हैं, तो भी अपने आप में एक हेल्दी इम्यून सिस्टम बन जाएगा। एवरीबॉडी इज़ बोर्न विद द सेम हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये बिल्कुल मिथ है। जैसा कि हमने इंडिविजुअलाइजेशन बोलते समय मैंने बताया था कि हर एक बॉडी अपने आप को अलग लेकर के पैदा होती है, हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक का जो मेंटल स्टेट है वो अलग होता है। इवन चाहे सेम टाइम पे ट्विंस हों, ट्विंस में भी 1-2 मिनट का डिफरेंसेस होते ही हैं। तो हर चीज़ का सेम इम्यून सिस्टम हो ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे के लिए एक एक ही चीज़ या एक ही दवाई काम करेगी ऐसा भी मिथ है बिल्कुल। हर एक की अलग-अलग दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी में खासकर। फैक्ट, कवरिंग योर माउथ व्हेन कफ कैन कीप जर्म्स एट बे। यस, अब कोरोना ने तो हमें सिखा ही दिया है और अब मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ये आदत सीख लेनी चाहिए और लाइफ लॉन्ग सीख लेनी चाहिए, इंडिया में खासकर, जो कि हम लोग इस समय से शर्माते हैं कि हम लोगों को अगर खांसी आ रही है तो हम लोग अपना माउथ नहीं ढकते थे या हम लोग ऐसे ही सफ़र करते थे। तो अब हमें सीख लेना चाहिए और ये फैक्ट है कि अगर आप अपना मुँह ढकेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को आप रोक पाएँगे। एक और फैक्ट, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजी कीप्स योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। यस, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो सब बहुत फ्रेश होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे मिक्सचर करके दे देंगे या फ्रूट्स का कोई मिक्सचर करके दे देंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इवन हमारी एक आयुर्वेदिक साइंस है, वो ये भी मानती है कि जितने भी शेक्स हैं, यानी कि जो फ्रूट्स हैं, जब हम उनको मिल्क में मिक्स करके देते हैं, जो शेक हम लोग बच्चों के लिए बना के देते हैं, ये यूज़फुल नहीं होते और इससे आपका ना फ्रूट्स का काम होता है, ना मिल्क का काम होता है। तो ये मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बैठा था, तो मैंने वहाँ से एक बात सीखी कि जब भी फ्रूट्स दें, तो सिर्फ़ फ्रूट्स दें, उसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स ना करें। ए हेल्दी इम्यून सिस्टम कैन नॉट डैमेज, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स खा रहे हों, आप अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारा काम कर रहे हों और उसके बाद वो कभी डैमेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो कभी भी डैमेज हो सकता है। जैसा कि मैं डिफेंस सिस्टम को पढ़ाते हुए समझा रहा था आपको कि ऐसा नहीं कि बॉर्डर्स इतनी सारी सिक्योरिटी के बाद भी पार होते हैं। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो घर में घुस आते हैं, हमारी सोसाइटी में घुस आते हैं, हमारे स्टेट में घुस आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में घुस आते हैं या हमारे देश में घुस आते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी हम लोग बचे नहीं रह सकते। अगर कहीं भी कोई भी कमज़ोर हुआ तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं और ये कभी भी हो सकते हैं। ऑल डिज़ीज़ आर कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, ऐसा भी सच नहीं है। हर बीमारी रिड्यूस इम्यूनिटी की वजह से नहीं होती, तो ये मत सोचिए कि हर समय सिर्फ इम्यूनिटी की बातें करते रहेंगे और हम लोग इम्यूनिटी की बातें करने से ही हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहला बात है कि जो आपके बच्चे का मन है या आपका अपना मन है, वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और वो आपके शरीर को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा शरीर किस चीज़ों से लड़ सकता है और किस चीज़ों से नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर अक्षिता प्लीज़ बताएँ। Thank you, sir, for the beautiful lecture. Amazing work done. थैंक Please, can you raise hand so that I can unmute you and you can directly ask questions from sir? So, दो questions आए हैं chat box में. जी, Kindly share about teeth caries in children, milk teeth especially, during early years, 1 to 2 years of age. जी। ठीक है, ये डॉक्टर लूथरा ने क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर लूथरा, देखिए एक मैं बात बताता हूँ कि जब भी आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो समझिए आपका जो विटामिन डी है, ये लो हो गया है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंगस्टर्स हों, जैसी भी टीथ में प्रॉब्लम आई। आजकल बच्चों में जो टीथ की एकदम से प्रॉब्लम आई है, वो सिर्फ़ इसलिए आई है, क्योंकि हम लोग बच्चे को धूप नहीं दिखाते। हम लोग बच्चों के विटामिन डी पे ध्यान नहीं देते। हम लोग ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते, जो उसकी बोन्स को मजबूत करें। हमारी बोन्स का सबसे सॉफ्ट पार्टों में से एक पार्ट होता है तीर। फिर एक जो दूसरी आदत है वो ये है कि हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप सुबह उठो और ब्रश करो। जनरली हर एक पेरेंट्स यही करता है, लेकिन कोई भी ज़्यादातर पेरेंट्स ये नहीं सिखाते कि जब आपको रात को सोना है, तब आप पेस्ट करके सोओ।
देखिए, जो ब्रशिंग की टेक्निक है और जो ब्रश करने का मेथड है, वो हमेशा नाइट में करना चाहिए। आप एक बार को मॉर्निंग का जो ब्रश है, वो स्किप कर सकते हो, लेकिन जो नाइट में जब हम सोते हैं, तो आपको हमेशा ब्रशिंग की आदत डालनी चाहिए और बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा जितने भी बैक्टीरियाज़ हमारे अंदर डेवलप होंगे, हमारी ओरल कैविटी के अंदर, वो हमेशा नाइट में होंगे। किडनी स्टोन जब भी बनेंगी, वो ज़्यादातर रात को बनती हैं। हार्ट अटैक्स जितने भी आते हैं, वो सब रात को आते हैं। तो हमेशा कैविटीज़ को साफ करने के लिए रात को पेस्ट करना एक ज़रूरी अहम हिस्सा है। हाँ, इसके लिए अगर आप दवाई पूछना चाहते हैं, तो दवाई फिर मैंने आपको बताया कि सब कुछ इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। हालाँकि हमने जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो टीथ कैरिंग वाली कैपेसिटी है, उसको हमने मेडोरिनम से भी ठीक किया है, उसको हमने कैलकेरिया फॉस से भी ठीक किया है, उसको हमने कैलकेरिया कार्ब से भी ठीक किया है। तो जो भी आपको अच्छा सिम्पटम लगे, वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। The next question is, if a patient comes with a history of using calcarea fos in childhood, then what to do? डॉक्टर गुरनीत पाल सिंह, आप एक बार लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। तो इसका जवाब मैंने शायद आपको इसमें दे दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ का पेशेंट आया है कैलकेरिया फॉस का, तो आप उसको दोबारा से कैलकेरिया फॉस को एंटीडोट करने के लिए जनरली मैं कैलकेरिया फॉस 30 या कैलकेरिया फॉस 200 का यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही मिरेकली वर्क करता है, बहुत ही मिरेकली। आप इसको देखना एक बार कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे मात्रा में कैलकेरिया फॉस 6S का सेवन किया हुआ है बच्चे ने, तो आप उसको 200 की एक डोज ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर लूथरा, आपका जो एक क्वेश्चन है बर्थ मार्क से रिलेटेड, तो जनरली जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमारे पास जन्म से आ रही हैं, उनको ट्रीट करने का हमें अभी तक कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। हालाँकि जो एज के साथ-साथ कमी आती है मार्क्स में, सिर्फ़ उतनी आ पाती है और कोई बहुत ज़्यादा अगर हम लोग थोड़े स्किन पे अच्छा काम करेंगे, कोई ऐसी मेडिसिन पकड़ में आ जाती है, तो फिर हम लोग इसी काम कर सकते हैं। The next question is, how can we manage ectodermal dysplasia with homeopathy? ठीक है। देखो, एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि जब आप डिजीज़ डायग्नोसिस पे काम करते हैं, तो जब आपको जो बच्चा है, वो किस स्टेज पे आपको मिल रहा है? मतलब ऐसा बहुत सारी बार होता है कि जब हेलो? Yes, sir, we can hear you. हाँ जी। तो जब हम एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया पे जब हम लोग काम करते हैं, तो हमें अपनी डिज़ीज़ डायग्नोसिस को थोड़ा-सा साइड में रख कर के ये सोचना होता है कि बच्चा जो है वो इस समय क्या चाह रहा है और क्या उसकी प्रेज़ेंटेशन है। और जहाँ तक एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया की बात है, तो इसका एक ख़ास बात ये है कि ये ऐसी एक डिज़ीज़ है जो एक लार्ज ग्रुप है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का और प्राइमरी डिफेक्ट्स होते हैं हेयर्स में, टीथ में और ऐसे कुछ चेंजेस जो शायद ईश्वर करके भेजता है उसको बदलने का जो अधिकार है वो शायद ईश्वर ने, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे कोई और साइंस का व्यक्ति हो, शायद नहीं दिया। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग अपनी जब मेहनत करते हैं और ऐसी प्रूविंग्स मिलती हैं, ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो ज़रूर काम करती हैं। इसमें जो सबसे प्राइम मेडिसिन है, आप एक बार कैप्सिकम को जो मैंने आज आपको बताई है, इसके बारे में आप सोचना। सिफलिनम है, वो भी और मेडोरिनम भी, ये भी अच्छा काम करती हैं। Sir, I feel basic core for homeopathy is individualization, which you said it is the major thing which we have to take care. It's not like कि हमने किसी में कुछ दिया and we take and give the same for the other person. जी। Dr. Gitanjali, you can unmute yourself and we will take your query. Dr. Gitanjali, please. Yes, sir. Good evening, sir. Thank you so much for the session. So I want to, I have few questions. Like the first question is that, we do individualization is there, but अभी जैसे COVID wave आ रहा है और third wave में they are saying the children will be affected. तो क्या हम कुछ एक prophylactic या कुछ हम genus epidemics बच्चों को दे सकते हैं? Because this is will be an artificial, thing, virus. जो कि मतलब इवन विद इम्यूनिटी, हाई इम्यूनिटी, वी हैव सीन इन हाई इम्यूनिटी पेशेंट्स आल्सो देयर हैव बीन कोविड से कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो क्या हम कुछ एक बच्चों के लिए कुछ प्रोफाइलैक्टिक या कुछ इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं अभी वेव में? जी, डॉक्टर गीतांजलि,
बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक्चुअली जो आज की थीम है ना वो इसी बेस पे है कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको एक लेक्चर दिया है ना आज इतना सारा, और मैंने केसेस भी प्रेजेंट नहीं करे हैं, मैंने जब बेसिक थीम रखी कि आपको मेडिसिन के बारे में पता लगे, तो हमें जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट का फ़ोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने थर्ड वेव के बारे में सुना है, मेरे बच्चे को बचाओ और कैसे भी करके, चाहे जितनी भी दवाई हो मेरे को दो, चाहे 4 दवाई हो 5 दवाई हो, मैं अभी आपको ड्राइवर लेकर के भेजती हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो उनको शांत किया, मैंने कहा एक बार बताइए बच्चे को हो क्या रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे को तो कुछ भी नहीं है अभी। तो मैंने कहा पहले तो आप, मुझे लगता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप अपने बच्चे को डराइए मत। दूसरी बात, ये आपने जो जीनस एपिडेमिकस की बात करी, तो ऐसी मेडिसिन, क्योंकि अभी तक बच्चों में कुछ आया नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स मिले नहीं है, तो अभी जीनस एपिडेमिकस निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और हमें ये भी नहीं पता है कि बच्चों में सिम्टम्स क्या आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ यही कोरिलेट करें कि जो कोविड में सिम्टम्स बड़ों को आए थे ऐसे ही कुछ सिम्टम्स बच्चों में आने वाला है, तो भी मैं आज अपने क्लिनिकों पे, जितने भी क्लिनिक है सब पे ये काम कर रहा हूँ कि हर एक की एक इंडिविजुअल मेडिसिन निकाल करके उसको बस वो दे रहा हूँ। कोई बच्चा अगर हेल्दी भी है उसके बावजूद भी मैं उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ, उनसे वीडियो कॉल करता हूँ, उनको बच्चे को देखता हूँ, बिना किसी भी बच्चे को देखे बिना, चाहे वो आप वीडियो पे देखो चाहे क्लिनिक पे बुला करके देखो सारे नॉर्म्स के साथ, लेकिन बिना किसी बच्चे को देखे कि कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब मत करिएगा प्लीज़। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पेरेंट्स डर रहे होते हैं। मतलब जब मैंने उस बच्चे को वीडियो पे देखा तो उस बच्चे में मुझे फियर का एक भी अंश नजर नहीं आया, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं शायद कोविड उनको ना हो जाए, मुझे ये डर था। तो मैंने उनको भी मेडिसिन भेजी, उनके बच्चे के लिए एक अलग से मेडिसिन भेजी, और हर एक, अभी जीनस एपिडेमिकस पे मत जाओ, अभी सिर्फ बच्चों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं सिर्फ उन पे जाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम को ही लेके परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि हमारे जो मदर और फादर हैं ये हमें इस चीज़ के लिए फोर्स किए जा रहे हैं, क्योंकि मदर फादर भी घर में हैं, अब बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। इवन जो सोसाइटीज़ हैं उसमें तो अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट भी जाना अलाउ नहीं है, एक ही घर में है। जहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग है वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वो थोड़े फिर भी, क्योंकि बच्चे इधर उधर से घुल मिल पाते हैं। तो डॉक्टर गीतांजलि, इस क्वेश्चन का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा आंसर यही है कि पहले बच्चे को समझो। अगर हम लोग भी ऐसी दवाइयाँ बांटते रहेंगे हर एक को, तो फिर हम में और दूसरों में शायद कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो हमें होम्योपैथी को बचाना है और होम्योपैथी से सब लोगों को बचाना है। जब जीनस एपिडेमिकस आएगा तो सब लोगों को पता लगेगा और वो आप तब दे सकते हैं, लेकिन अभी तो जीनस एपिडेमिकस का कोई रोल है नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं सबको वीडियो कॉल पे अच्छे से समझाया, जब समझाया उसी के बाद दवाई दी है। जी, Any थैंक यू other वेरी query? मच। एक सर एक क्वेश्चन और है, इफ यू अलाउ मी जी सर। अगर जैसे आपने कैलकेरिया फॉस का बताया कि अगर बच्चों को बचपन में बहुत दिया गया हो जी तो उनमें प्रूविंग आ जाती है और हम देते हैं। अगर सपोज सर मदर को प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, क्या उसका असर भी हम बच्चे में मतलब देख सकते हैं? या व्हेन वी आर प्रिस्क्राइबिंग द चिल्ड्रन तो हम कई बार मदर की हिस्ट्री लेते हैं, तो यू नो समटाइम्स इज इट पॉसिबल, जैसे अब एक मदर को पल्सिटिला दी गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी for reversal of the position of the child, क्या वो बच्चे में भी उसके इफेक्ट आया होगा? मतलब कैन वी थिंक अबाउट दैट इन द चाइल्ड आल्सो? हाँ, देखो डॉक्टर गीतांजलि, मतलब अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है, हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये वाकई में लाजवाब है और ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। देखिए, हम लोग एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों से। हम क्या करते हैं, जितने भी प्रेगनेंसी में हमारे पास लेडीज आती हैं और हम उनकी एक हिस्ट्री लेते हैं जिसमें ये पता लगाते हैं कि उनकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या-क्या है और उनके जो फैमिली पैटर्न्स हैं वो डिजीज़ के क्या-क्या हैं। तो हम उनको ये कह कर के एश्योर करते हैं कि आपके बच्चे में ये बीमारी नहीं आएगी। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें शायद 20 या 22 साल बाद पता लगेंगे, क्योंकि हमने एक प्रेगनेंसी में किसी को बच्चे को दवाई दी है। तो अगर मान लो किसी को डायबिटीज आनी है 30 साल में, तो हमें 30 साल बाद ही पता लगेगा ना। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है और जो आपने क्वेश्चन उठाया ये वाकई में लाजवाब है। और मैंने कैलकेरिया फॉस के बारे में ये नहीं कहा कि प्रूविंग हो रही है, लेकिन हाँ, इस समय कैलकेरिया फॉस दी जा रही होगी और ओवरडोज में दी जा रही होगी, उस समय जरूर कोई ना कोई ऐसे सिम्टम रहे होंगे जो उन्होंने इग्नोर करे होंगे और उन्होंने ये सोचा होगा कि यार ये तो होता ही है। जबकि आपको बताऊं कि कैलकेरिया फॉस बच्चों की दांत निकालने में दी जाती है, जबकि दांत निकलने में जनरली कोई रोल नहीं होता, क्योंकि दांत बच्चा चाहता है कुछ चबाए, इसीलिए उसको कैलकेरिया फॉस की टैबलेट देने का एक प्रचलन है जो बिल्कुल गलत है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो प्रचार भी करती हैं कि हमारी दवाई तो इतने सेकंड में कैलकेरिया फॉस 6x बिक रही है, तो ये थोड़ा सा गलत है।
और आपने जो क्वेश्चन किया कि अगर प्रेगनेंसी में कोई दवाई दी है और अगर वाकई में आपने गलत दी है, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो बच्चे पे जरूर आएंगे, क्योंकि जब हम ये मान के चल सकते हैं कि उनकी पेरेंटल हिस्ट्री हम खत्म कर सकते हैं, डिजीज के पैटर्न को खत्म कर सकते हैं, तो हम ये भी मान के चलना चाहिए कि वो आ सकता है। लेकिन बस हमें ये ध्यान देना है कि हमने कितनी डोजेज में दी है और क्या वो प्रूविंग के लायक थी। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई, मैं जैसे एग्जांपल लिया कि हमने 3rd मंथ में सिर्फ पल्सिला 30 दे दी, तो जनरली पल्सिला 30 का अपना एक डोजेस है, लेकिन हमने पल्सिला 30 थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दी है, तो जरूर उसके कुछ इम्पैक्ट आएंगे। As it is सर said, अगर excess 1M of में हमने everything is दी है bad. या इस अगर हमने 1M में दी है या 1-2 डोजेस दी है, क्या उसकी भी प्रूविंग होगी? वो डिपेंड करेगा ना कि उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी थी। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनको 30 बहुत हैवी पड़ जाती है जी 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 है ना, तो वो और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 50 ml कुछ नहीं होता, जी। तो ये बॉडी की ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Please further raise your hands with any queries. तो बहुत लोग ना मिडो की प्रिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से मैंने कहा विल टेक अ सेशन ऑन मिडोराइनम, क्योंकि ऐसे मिडोराइनम को डिस्क्राइब करना आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, अगर मेडोरिनम को डिस्कशन भी करना है तो इसका छोटे से मैं 3 चीजें बता देता हूँ। नंबर 1 तो एब्डोमेन लाई, मतलब पेट के बल, हमेशा पेट के बल ही सोएगा बच्चा। दूसरा, या तो उसको आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा डिजायर होगी या फिर उसको बनाना की बहुत ज़्यादा डिजायर होगी। अगर ये तीनों सिम्टम एक साथ मिल जाते हैं तो 100% मेडोरिनम है हमारी तरफ से। अगर 2 सिम्टम मिलते हैं तो कहीं और भी मैच कर सकते हैं, वरना ये 3 सिम्टम बहुत प्राइम है मेडोरिनम बच्चे के। और एक क्वेश्चन है शायद सीमा सुल्ताना, uncontrolled maturation for 1 year of 4-year-old boy, thin and having obstinate। पहली बात तो जितने भी अनकंट्रोल्ड मैच्योरेशन है, इन सब में हमें डायबिटीज को चेक करा लेना चाहिए, और अगर डायबिटीज आती है तो फिर उसी का ट्रीटमेंट करना है, और अगर नहीं आती है, डायबिटीज नहीं है बच्चे को, तो फिर हमें तकरीबन 5 साल तक वेट करना चाहिए, और बच्चे को सिर्फ ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप बच्चे को बताओ कि आपको यूरिन नहीं करना है, ऐसे सोच के सोना है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं वो वीक होती हैं बच्चे की, तो वो डेवलप करती हैं 5 साल के बाद, तो वो ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन अगर ऐसा है तो आप मुझे लगता है पहले एक बार डायबिटीज चेक करो, उसके बाद ही कुछ सिम्टम्स पे काम करें।